नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा बहुत ही मौजू है। देश को आजादी मिले तकरीबन 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दुनिया लगातार तरक्की कर रही है विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में और लगातार विकास की तमाम संभावनाओं की तलाश कर रही है दुनिया। लेकिन भारत में आज भी उन गड़े मुर्दों को खोजा जा रहा है जिसके कोई सिर पैर आज की मौजूदा प्रासंगिक दौर में नहीं है। अगर उस पर बहस की जाए या उस पर कोई कुतर्क किया जाए तो उसका कहीं कोई रेलिवेंसी नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ऐसे कट्टरवादी विचारक लोग हैं जो चाहते हैं कि उन मुद्दों पर बात की जाए जिससे कि उनका सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मीडिया में। इन दिनों मीडिया ही क्यों कि जो कट्टरवादी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या विचारक लोग हैं या जो समूह है वो मुगल काल के उन राजाओं को, उन बादशाहों को, उनकी कब्रों को खोदकर, उनकी गाथाओं को खोजकर उनको नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनका सिर्फ मानना यह है किसी भी तरह से एक बड़ा जो धर्म विशेष के लोग हैं उनको टारगेट किया जाए और उसके आधार पर वह राजनीति कर पाए। इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ दो बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राजस्थान के सह प्रभारी धर्मेंद्र कुमार जाटव हैं और दूसरे अकरम जी हैं जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, समझदार, पूरा इस पूरे मुद्दे की समझ भी रखते हैं। धर्मेंद्र भाई, आप सह प्रभारी हैं, आप रुड़की से आपने आईआईटी किया, यूपीएससी की तैयारी करी, लंबा आप पूरा लिखते पढ़ते हैं, देश दुनिया की आप खबर रखते हैं। मैंने जो आपको जो इंट्रो कहा है, जो सवाल उठाया है कि दुनिया जहां अंतरिक्ष पे जा रही है, मंगल पे जा रही है, चांद पे जा रही है और तमाम तरह के इजाद कर रही है वैज्ञानिकता के आधार पर, लेकिन भारत में आज भी उसी दकियानुची रूढ़िवादी या अंधविश्वास के साथ साथ जो कब्रें हैं, जो हमारे बादशाह रहे जिन्होंने इस भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाया था उस समय, उनको उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो पिछले 1-1.5 दशक से हमारे देश में वो ताकतें सत्ता में, वो ताकतें हावी हैं जिनकी राजनीति नफरत की बुनियाद पर टिकी हुई है। और वो जो नफरत जो धर्म के आधार पर जो फैलाई जा रही है हमारे देश में, जो बाइनरी पैदा की जा रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति है, तो इसको जबरदस्ती और प्रमोट किया जा रहा है। हमारे देश में लंबे समय से 1000 साल का हमारा इतिहास है। यहाँ पे हम अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पे साथ रह रहे हैं और साथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ जो वर्ग हैं या कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी राजनीति ही नफरत पर टिकी हुई है। उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग ऐसे प्रोपेगेंडा या जो हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद वाले जैसे मामलों को खोद के लाते हैं जिससे कि उनकी राजनीति मजबूत हो। हालांकि मेरा पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ये लोग हारेंगे, इनकी जो नफरत है वो हारेगी, इस देश में मोहब्बत ही जीतेगी। लेकिन अभी जो आपने बात कही कि केवल और केवल अब हमारे जो इतिहास में विगत 3-4 हजार साल के इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग राजा रहे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी राजा रहे, बौद्ध धर्मी राजा रहे, हिंदू धर्मी राजा रहे, मुस्लिम धर्मी भी लोग यहाँ पे देश के जो शासक रहे। लेकिन अभी क्या है कि मुस्लिम जो शासक हैं उनके कामों पे, उनकी मेरिट पे बात नहीं हो रही है, केवल इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अभी बात कर रहे हैं औरंगजेब की। औरंगजेब के बारे में कोई भी ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है जिनसे उसको किसी धर्म विरोधी कहा जाए एक शासक के रूप में। बल्कि मैं तो धन्यवाद दूंगा, पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि देखिए, अशोक के बाद में अगर सबसे बड़े भूभाग पे किसी ने भूभाग को एकीकृत किया तो औरंगजेब भी थे। मुगल थे, औरंगजेब थे। एकीकरण की क्रिया अशोक जो अकबर सम्राट अकबर द्वारा जो शुरू हुई वो औरंगजेब के काल में, मतलब कि पूरी जिसे बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जो भूभाग था अशोक के बाद में वो औरंगजेब ने राज किया। अकबर से भी ज्यादा, सम्राट अकबर से भी ज्यादा जो औरंगजेब का राज था, जो बड़े क्षेत्र भूभाग पर था।
तो इस मायने में देखा जाए तो एकीकरण जो उन्होंने किया हमारे देश का, अन्यथा हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा भूभाग आज देश हमारे पास होता। छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए हम होते। एकीकरण हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली, उसी केंद्रीय प्रशासन को बाद में प्रयोग करके अंग्रेजों ने इस देश को रूल किया, उन्होंने भी उसको उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया केंद्रीय प्रशासन की। तो आज धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी चीजें विकसित होकर आई। न्याय प्रक्रिया, न्याय प्रणाली जो उस समय विकसित की गई, बाजारों को संगठित किया गया, खासकर जो चोर बाजारी थी या जो लूटपाट थी उसको रोकने के स्ट्रिक्ट कदम उठाए गए उसका औरंगजेब के काल में। और अभी बहुत सारे जो जो हिस्टोरिकल जो अभी नई जो रिसर्च हुई है वो दिखाते हैं कि औरंगजेब अपने समय से दूर की सोचता था। अब कुछ मुद्दों को लेके गलत इंटरप्रिटेशन को लेकर किसी धर्म के कारण से किसी को आलोचना की जाए तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। हमें उस दौर के शासकों का जो अगर हम मूल्यांकन करें तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए कि उस तरह की क्या परिस्थितियां थी। तो अभी तरीके का माहौल बन रहा है, प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती है, पहले प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है, फिर हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाई जाती है, आग लगाई जाती है। और उसमें होता क्या है कि जो हमारे देश नासमझ लोग हैं जिनकी समझ अभी उतनी नहीं है कि हम लोगों को किस तरीके का टूल बनाया जा रहा है, वो अक्सर इन चीजों का शिकार होते हैं और फिर आपके सामने है लोग मरते हैं, गरीब गुरबे जो समाज अपने जो चाहे हिंदू मरे जो चाहे मुसलमान मरे। आप देख लो जो आग लगाने वाले लोग हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट चला रहे हैं, लेकिन जो कमजोर समाज के कमजोर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, गरीब हो, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, यही इस आग में झोंके वही जाते हैं और चिंता है। आप देखते हैं कि बड़ा नुकसान भी होता है और देश में एक बड़ा माहौल भी खराब होता है। जबकि हमारे देश में हकीकत बात यह है कि इतने 10 साल 12 साल से लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश में वो मोहब्बत कायम है, प्रेम कायम है। और ये लोग जो है ये आने वाले समय में पूरा देश इनको नकारेगा बुरी तरीके से। क्या जरूरत है कि इस समय कब्र को छेड़ा जाए। और अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो आप ये देखिए कि उसी औरंगजेब के जो अगले वारिस हैं, ये जो मोहम्मद शाह जफर जो शासन के अंतिम बादशाह रहे थे, और 1857 की क्रांति में उनको नेता घोषित किए जाने के बाद में उनको ब्रिटिश सरकार ने निर्वासित कर दिया, म्यांमार रंगून में। में भेज दिया और वहीं वो मर गए। और वहां पर उनकी एक जो मजार जिसे बोलते हैं, वहां पे मत्था टेका है हमारे प्रधानमंत्री म्यांमार दौरा यात्रा के दौरान वो मजार पे गए, उन्होंने मत्था टेका है। और अगर ऐसा है तो ये तो जो भोले वाले लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि तुम्हें उसमें हिंदू मुस्लिम की आग में झोंका जा रहा है और राजनीति करने वाला राजनीति कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। अकरम भाई, क्या आपको जो धर्मेंद्र जी ने बोला कि ये जिस तरह से पूरे प्रोपेगेंडा और धर्म की आग में झोंका जा रहा है, जो मौजूद सवाल है रोजी रोटी, कपड़ा, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, तमाम उनको गौण करते हुए हिंदू मुसलमान पर ही सिर्फ केंद्रित कर दिया जा रहा है, जिससे कि इन तमाम सवालों को मुख्य पटल पर, मुख्य प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाया जाए। क्या जो मैं सवाल उठा रहा हूं यही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर। बेसिकली क्या है, कुछ पिछले 1 डेढ़ दशक से जब से भारतीय राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि कुछ पार्टियां ऐसे मिलके कि वो सही मायने में ध्यान को भटका कर युवा रोजगार नहीं मांगे, ठीक है, आपका खाने पीने की चीजें नहीं मांगे, छत नहीं मांगे, उसके लिए ध्यान भटकाने के लिए ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और इसका दूसरा कोई कारण नहीं रहा है। ठीक है, अगर सही मायने में देखे जाए, अगर आप औरंगजेब का इतिहास अगर पढ़ते हैं, जैसे अभी धर्मेंद्र भाई साहब ने बताया था कि एकीकृत जब किया था हिंदुस्तान को, भारत को अखंड भारत बनाने वाले भी मुगल ही थे, नहीं तो मंगोलों का राज था। ठीक है, अब आप जब अगर भारत को देते तो भारत को सही मायने में अखंड भारत बनाने वाले मुगल ही थे। केंद्र शासित उन्होंने इतना मजबूत किया, आज तो हमारे पास साइंस इतना आगे चला गया है कि हमें यहाँ से बॉम्बे फोन करना है बोले तो, अगर आप अमेरिका भी फोन करना है तो आपको 1 मिनट लगेगा, फोन आपका मिल जाएगा। तो उस जमाने में दिल्ली से बैठ के अगर वो महाराष्ट्र पे राज कर रहे हैं तो कितना उनका स्ट्रॉन्ग और लीडरशिप रहा होगा। दूसरा एक ये है कि
उन्होंने उनको सही मायने में इतिहास अगर पढ़ा जाए तो वो अपने इतने ऐसे बादशाह था कि उन्होंने खुद की अपने निजी खर्चे के लिए, खुद का अपने परिवार पालने के लिए वो टोपी। खुद की टोपियां बुना करते थे, हम्म। जो कि इस फिल्म में बाकायदा दर्शाया भी गया है। आपने अभी जो फिल्म आई है छावा, उसमें ये बात हम्म। दर्शाई भी गई है कि उन्होंने पर्सनल हम्म। कभी भी आज तक उन्होंने अपने वजीर से, अपने हुकूमत के पैसे से कोई एक पैसा उनकी पूरी जिंदगी में काम नहीं लिया। कबर अगर हम्म। देखी जाए उनकी, वो उस जमाने के बादशाह थे, सबसे लंबे टाइम उन्होंने बादशाहत की थी। अगर वो चाहते हम्म। तो उस टाइम पे भी अपनी कब्र पक्की बनवा सकते थे, मजबूत बनवा सकते थे, बहुत कुछ वो कुछ हम्म। कुछ करवा सकते थे। लेकिन उनके पास जो 12, 13, 14 रुपए जो निकले थे, उन्होंने बाकायदा उसमें वो लिखा था कि साहब ये इसी में ही मेरा पूरा पूरा कच्ची कब्र हो और इसी में मेरे कफन दफन का इंतजाम किया जाए। हम्म। तो ये जो पार्टी जो कर रही है बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, बहुत लंबे टाइम ये चलने वाला भी नहीं है। भारत में हमेशा हिंदुस्तान हमसे चालू होता है, हिंदुस्तान हमसे बनता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप नहीं चला सकते ये राजनीति, ये तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है ये बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। तो कुछ पार्टियां हैं, जी। ठीक है। दूसरा जी। दूसरा एक जजिया के लिए ये लोग क्या है उसको गलत तरीके से परोसते हैं। हम्म। जो फैक्ट बात है, उन्होंने धार्मिक उस पे जो जजिया जो वसूल किया था, कर, हाँ। जजिया तो उन्होंने उसके लिए रोड, मंदिर, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अगर, तो आपको उसमें उन्होंने रोड डेवलप करके दिए, रास्ते बना के दिए, तो उसका उन्होंने टैक्स लिया था, जिसको ये जजिया बोलते, हम्म। ठीक है। तो वो तो आज भी दे रहे हैं हम, आज कौन सा नहीं दे रहे। आज अगर आपको कहीं जाना है, हम्म। दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आप कितना टोल टैक्स देते हो? आज सरकार टैक्स नहीं लेती क्या अपने से? लेती है। आज भी टैक्स ले रही है, लेकिन उसका टैक्स नाम दे दिया। वो वो हम्म। उस जमाने में जजिया कट था। जजिया बोला करते थे। तो हम्म। उसमें उन्होंने गलत क्या किया? अब बेसिकली एक एक धर्म को टारगेट करके उनकी कब्र खोदना, ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी, मतलब गिरी भी स्तर की राजनीति हो गई ना। उससे क्या हम्म। हासिल होगा? अगर आप उसकी कब्र खोद देते हो तो उससे क्या हासिल, क्या होने वाला है? हासिल कुछ होने वाला मेहनत नहीं जी। है। इन्होंने हम्म। इन्होंने इन्होंने एक तबका ऐसा तैयार किया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो तबका है ना, व्हाट्सएप पे एक सुबह हम्म। एक स्टेटस डालते और पूरा का पूरा उसमें वही, अभी जैसे भाई साहब ने बोला कि मरना गरीब आदमी को और मध्यम वर्गीय को, ये इनके राजनीति हम्म। वालों के, राजनेताओं के बच्चे आज तक कोई इंडिया में नहीं पढ़ता, सब विदेशों में पढ़ रहे, हम्म। सब कॉर्पोरेट चला रहे, सब कॉर्पोरेट्स के मालिक है। बेसिकली बस वही है, आपको मरना है, ये वो एक हवा चला देते, उसमें आप गरीब आदमी है, उसको जो ब्रेन वॉश करके ऐसे सेट कर रखा है कि आपको हिंदू मुस्लिम, आपको हिंदू मारने के लिए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू, आपका भारत का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, फिर हिंदू खतरे में। इनकी राजनीति की जो गिरावट है वो कहां तक है? अब उस चीज को सवाल देखिए है। ना। बिल्कुल। तो धर्मेंद्र भाई, मैं यही कह रहा हूं कि कब तक हिंदू मुसलमान का विषय मीडिया का केंद्र बिंदु रहेगा और नेताओं की जुबान पर, और खासतौर पे जो धार्मिक किस्म के जो लोग हैं वो इसी मुद्दे पर बात करते रहेंगे, जबकि जबकि अमेरिका या और यूरोपियन कंट्रीज के जो वैज्ञानिक है या वहां वहां की जो तकनीक ज्यादा है, वो मंगल पे, चांद पर न जाने कौन कौन सी खोज कर रहे हैं, और हर साल एक वो जो नोबेल जीतते हैं, नोबेल नोबेल पुरस्कार जीत रहे हैं साइंस के क्षेत्र में। वो दुनिया में पता नहीं दुनिया को क्या बनाना चाहते हैं, और हम दुनिया के, मतलब कि हम कब्रें खोद रहे हैं। ये कब बनेगा भारत? क्या हम दुनिया के अभी भी उनसे 50 साल 100 साल पीछे तो नहीं है, सोच के विचार में अगर बात करें तो? वो तो हमारे जो प्राथमिकता में भी नहीं रहा। अभी तो आप जब से देख रहे हैं कि ये लगातार जो माहौल 10 15 साल से कि रिसर्च को हमारी प्राथमिकता में रखा जाए, तो वो तो अभी हमारे उसमें है ही नहीं। एन किन जी। प्रकार हमको राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेना, ये उद्देश्य रह गया है यहाँ की राजनीतिक पार्टी को। उसके लिए चाहे लोग कितने भी लोग मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मुद्दा है कि रोजी रोटी की लड़ाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग इन मुद्दों को लेके इन चीजों में उलझे रहे, हिंदू धर्म में, हिंदू मुस्लिम मामले में, और जो विभिन्न धार्मिक आयोजनों में। बस यही राजनीति का अभी रह गया है कि लोगों को इसी में इन्वॉल्व रखा जाए, इसमें उलझाए रखा जाए, जिससे कि आराम से ये जो उनके जो लूटपाट है, देश के संसाधनों को लूटपाट की जा सके। ये उसी का प्रोपेगेंडा है। अभी आप देखिए
कि अमेरिका में आप देखिए कि अभी सुनीता विलियम्स वहाँ 9 महीने से फंसी हुई थी, तो वहाँ की प्राइवेट कंपनी है अपना भेजकर और उसको वापस लेके आए अपना यान भेजकर। तो क्या हमारे पास ऐसी क्षमता है? क्या हम लोग आने वाले 10-15 साल में ऐसे विचार रखते हैं कि हम लोग भी स्पेस स्टेशन में अपने किसी व्यक्ति को भेजें, वहां से वापस लाने की हमारे पास तकनीकी और नहीं? ये हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो ये तकनीक भी विदेशी है। हाँ, ये तकनीक है और तकनीकों को भी अभी आप देखिए कि एक अभी एक एप्लीकेशन ये एआई का एक टूल आया है अभी उसका ग्रॉक ग्रॉक ट्विटर का जिसको एक्स बोलते हैं, उस पर हमारी जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने अभी क्या है कि हम उसकी जांच करेंगे, क्योंकि उसके निष्पक्ष जवाबों को भी हमारी जो देशी सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। हाँ, अभी जो हमारी सरकार है वो उनको स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि नहीं कर पा रही है। जो एआई है वो तो निष्पक्ष है, वो तो जो पटेल पढ़ा हुआ विभिन्न रिसर्च जो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे या निकाल के उठे रहे हैं, इंटरनेट पे जितनी भी सूचना है उन सूचनाओं को कंपेयर करके वो चीजें लिखी जा रही है। तो ये क्या है, चीजें हजम, तो उसको भी अभी बंदिश लगाने की बात कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा कि 2018 में जो भारत बंद आंदोलन हुआ उसके बाद व्हाट्सएप पे बंदिश लगा दी गई कि एक बार में आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे पहले एक 256 लोगों को एक बार फॉरवर्ड कर सकते थे। तो ये बंदिश है टेक्नोलॉजी में लगा, टेक्नोलॉजी तो निष्पक्ष है उसको, लेकिन को यही डर है कहीं परिवर्तन ना आ जाए बहुत तेजी से, जो गरीब कमजोर समाज वर्ग के लोग हैं वो अपना हक अधिकार ना मांगने लगे। वही डर इनको उलझाए रखने के लिए बाध्य करता है कि वो सभी पूरे समाज देश को उलझा के रखें। इसलिए आप देखिए, इससे पहले हम लोग पूरा 1-1.5 महीने हम प्रयागराज में उलझे रहे, उसके अलावा पूरे देश में कोई चर्चा, ठीक है ना। अब उसके बाद अब लोग अभी ये बाजार में उलझा दिए गए हैं जबरदस्ती की, और कोई चर्चा नहीं। तो लगातार ये पूरे देश को इनमें जो सुपरफिशियल जो क्या कहते हैं सतही मुद्दों में उलझाकर जो वास्तविक मुद्दे हैं हमारे असल मुद्दों से भटका रहे हैं, असल मुद्दे हैं हमारे जो रोटी कपड़ा मकान के, उन मुद्दों से हम लोगों को भड़काया जा रहा है, उसमें भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। तो अकरम भाई, अभी मैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उपद्रव का प्रदेश ना होकर उत्सव का प्रदेश है, जबकि हम हर दिन जब ट्विटर पे देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, वहां पर जो जातीय हमले हैं खासतौर पे दलितों के साथ में, और जो धार्मिक उन्माद जो धर्म विशेष के लोगों के साथ जो होता है, क्या माने वो योगी के इस बयान को? वो कहता है कि अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश है, ना कि उपद्रव का। अभी तक ऐसा कोई 10 सालों में कोई ऐसा कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ है। सर, अगर उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आज के ही अखबार में अगर आप देखेंगे ना, दैनिक भास्कर में, तो सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न का जो सबसे ज्यादा जो नंबर 1 पे है वो उत्तर प्रदेश है। 15,000 कुछ उसमें उन्होंने दर्शाया था सबसे ज्यादा। ये असल में क्या है, वो ध्यान भटकाने वाली बात है। अभी कल परसों अभी प्रयागराज में जो त्रासदी हुई थी, उसमें इन लोगों ने मुस्लिम लोगों को बैन किया था जाने के लिए। उन्हीं मुस्लिम लोगों ने अपनी मस्जिदें खोली, रोटी कपड़ा मकान घर खोले, जितनी उनसे बन सका, जितना भी उनसे बन सका उन्होंने मदद की, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से उन्होंने हर संभव कोशिश उन्होंने करी थी। तो योगी आदित्यनाथ जी क्या है कि उनको उस चीज का एहसास सही मायने में नहीं होता। अगर सही मायने में अगर बात करें, पारिवारिक आदमी को जिस चीज का एहसास होता है ना, वो योगी आदित्यनाथ जी नहीं कर सकते कभी। मैं एक सवाल मैं पूछ लूं बीच में, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो खासतौर पे मुस्लिम समाज है उसको भी अब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना पड़ेगा और उससे भी तार्किक होना पड़ेगा? कई बार वो भी इस पूरे प्रोपेगेंडा के अंदर वो भी अपने, कई बार उसके कुछ जो छुटभैया टाइप के जो नेता है या छुटभैया जो भी लोग हैं, वो भी गलत बयानबाजी करके उस आग में घी का काम तो नहीं करते। जी अकरम भाई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग हैं जो कि अपनी टीआरपी के चक्कर में या एक स्क्रीन पे जाने के चक्कर में कुछ भी वहां पे आप स्टेज पे कुछ भी देके आ जाते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं जिसके लिए समाज को बहुत कुछ उसके लिए झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, उसके लिए सब पढ़ाई, हर आदमी को शिक्षा स्तर बहुत जरूरी है।
शिक्षा स्तर का एक होना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। एकदम बिल्कुल सही बात कही आपने। कुछ लोग हैं उसमें, अब वो अपवाद हर जगह मिलते, देखो वो सब में है। वो हिंदू में भी मिलेगा आपको, मुस्लिम में मिलेगा, सिख में मिलेगा, हर कास्ट में वो मिलेगा। ठीक है, कुछ पैसे के लिए, कुछ टीआरपी के लिए वो लोग जाके अपना वो क्योंकि फोटो जिम्मेदारी खिंचवाने के लिए। तो मानते हैं कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं या वो फसाद बना रहे हैं, लेकिन हमें भी बहुत गंभीर होना पड़ेगा। धर्मेंद्र भाई, मेरा एक सवाल एक और है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम जो लगातार सद्भाव, सामाजिकता पे लगातार जो चंद्रशेखर आजाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है, और वहां का जो वोटर है, खासतौर पे बहुजन वोटर है, वो अब कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ भी देख रहा है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार खासतौर पे 2027 में आजाद समाज पार्टी की तरफ वोटर जाएगा और उस पर विश्वास करेगा? बहुजन वोटर जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी। अब देखिए कि ये तो दुनिया देख ही रही है कि अभी कौन सही मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से आजाद समाज पार्टी और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी, सभी सभी जो धर्मों, संप्रदाय और जातियों के लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं बराबर से। जो भी नीडी आदमी है, उनकी आवाज वो बनकर भी इस समय खड़े हुए हैं। और जनता भी अब विकल्प के रूप में देख रही है कि कौन लोग वास्तव। अब मुझे लगता है कि वो काफी समय से जनता देख रही थी, और मुझे लगता है कि अभी जो ताजा जिस तरीके से जनता तेजी से जुड़ रही है, लगता है जनता कम से कम ये विचार है कि अब जो लोग काम कर सकते हैं, भाषणबाजी नहीं, जो लोग देश हित में काम कर सकते हैं, धर्म वर्गों के लिए काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है आने वाले जो समय में 2027 में आजाद समाज पार्टी को एक अच्छा, एक विकल्प के तौर पर वहां पे जनता देगी। बिल्कुल मौका मिलेगा, और जनता पूरे मूड में है। खासकर जो दलित बहुजन समाज है, इसमें अकलियत समाज भी है, क्योंकि आज अकलियत समाज को क्या हो रहा है कि सभी क्या बोलते हैं, वो मंदिर का घंटा समझ लिया, कोई भी आके बजा के चला जाता है और कोई साथ देता नहीं। उत्तर प्रदेश की बात कर, अभी समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर वोट लिया अल्पसंख्यक समाज का, लेकिन इतने सारे अभी देश में हो रहे, इतने सारे अटैक हो रहे हैं अल्पसंख्यक समाज पर, लेकिन वो हमेशा कतराते रहते हैं, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है खुद का एक जो पार्टी का, वो भी कहीं ना कहीं जो हिंदू सेंटिमेंट्स है उनके साथ में खड़ा नजर आता है। तो वो जो हिंदू सेंटिमेंट्स है, हिंदूवादी जो राजनीति है उसके साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। तो उन्हें लगता है कहीं वो भावनाएं आहत ना हो जाए, इसलिए वो बचते हैं। जबकि कुछ मामलों में बिल्कुल क्लियर स्टैंड जाहिर करने की जरूरत है कि हमें नफरत नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी तरफ से आए। हम लोग तो गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, लेकिन गलत को भी जाति के नाम पे या सेंटिमेंट्स के नाम पे बर्दाश्त किया जाए तो ठीक नहीं है। अभी इतने सारे मामले हुए हैं, समाजवादी पार्टी लेकिन उस आक्रामकता के साथ में खड़ी नजर नहीं आई। लेकिन एक मेरा दोस्त आपसे सवाल है कि हम अक्सर ये देखते हैं जब देश में फसाद होते हैं, या जब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो उसमें बड़े स्तर पर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो बेरोजगार है वो तबका तो उसमें कूदता है। लेकिन उसका पूरी जो प्लानिंग वो लोग करते हैं जो बहुत हाई क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे रसूखदार हैं और अच्छी खासी नौकरी पर है, अच्छे खासे नेता हैं। तो उसका मतलब ये माने कि वही इस पूरे प्रोपेगेंडा को रचते हैं और वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, भले ही आग लगे देश में। जी, दोनों से मेरा है। पहले अकरम भाई आप बताएं प्लीज। बिल्कुल 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 सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो होता सारा कुछ अब प्रोपेगेंडा जो होता है वो अपर लेवल पे ही होता है। वो ऊपर से एक सेंटिमेंट प्रस्ताव पारित करते हैं और नीचे जाके मरना गरीब को है। बिल्कुल सही बात है। जो करते हैं ये ऊपर वाले सारा कुछ सेट करके, और जिसमें मिडिल क्लास और गरीब मरने वाला है। जी धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो रिसोर्सेज का जो बंटवारा जो जितना विषम है ना, विषमानता, जितनी असमानता है, ये उसी का परिणाम है कि कुछ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो अपने रिसोर्सेज के दम पर प्रोपेगेंडा फिल्में बना सकते हैं, प्रोपेगेंडा को मीडिया के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित कर सकते हैं और लोगों को लड़ा सकते हैं। अब हम लोग उसकी काउंटर में जो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी, हम लोग
उतने संसाधन विहीन लोग हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं, चालदारियों को, कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं कि हम उनके इनके इनकी इन चालों को फेल कर सकें। इसलिए काउंटर कर सकें। रिसोर्सेज का जो असमान रहा है, विषमता है हमारे देश में। और आप देख लीजिए कि जो हमारे देश का जो पूंजीपति तबका है वो आपको साफ नजर आएगा वो किधर खड़ा है इस समय। जो हमारी जो सांप्रदायिक राजनीति की है वो पूरा क्लियर, हमारा जो पूरा जो हमारा पूंजीपति वर्ग है, पूरा कॉर्पोरेट है, वो एक तरफ क्लियर कट वहां पे खड़ा हुआ नजर आता है। वो अगर जो भी धार्मिक आयोजन में इस तरीके के बढ़ चढ़ के भाग लेने लगा है, पहले वो नहीं होता था कि धार्मिक आयोजनों में अपना चेहरा दिखाने वो जाए या वहां पे जाके अपने आप को प्रदर्शित करे। लेकिन अब ये नया रवायत पैदा हो गई है। पहले जो बड़े बिजनेसमैन थे वो अपने आप को न्यूट्रल ही दिखाते थे कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है कि यहाँ पे जो बड़े बिजनेसमैन है, जिनके प्रोडक्ट को, जिनकी सर्विसेज को पूरा देश प्रयोग करता है, जिनका मार्केट पूरा देश है, हर वर्ग हर जाति का उनका मार्केट है, लेकिन अब वो खुलेआम अपने आप को, अपनी जो धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक विचारों को, जो भी विचार उनको वहां पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो उनके पास में जो एक लिमिटेड लोगों के पास में जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के दम पर वो प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, उसको जमीन पे ला रहे हैं, मीडिया द्वारा प्रचार कर रहे हैं। मीडिया भी प्रोपेगेंडा ही है, पूरा मीडिया के जो भी हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कॉर्पोरेट मीडिया है, तो स्वाभाविक बात है उन्हीं के विचार को दिखा रही है। और पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जो प्रोपेगेंडा जो प्रोपेगेंडा तैयार किए जा रहे हैं, जो उनको फैलाने का काम करना भी अभी हमारे, और इनका कोई प्रयोग और ज्यादा उपादेयता नजर नहीं आती मेन स्ट्रीम मीडिया की। वो जनता को अवेयर करना, जनता को जो शिक्षित करने का जो एक उद्देश्य होता है मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो कोई नजर नहीं आता, बल्कि लोगों को और भ्रमित किया जाता है, उनकी सोच को और ज्यादा विकृत करने का काम अभी कर रही है। लोगों की जो हमें जरूरत थी कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कराए हमारे देश में, मीडिया भी उसका एक माध्यम है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस जिम्मेदारी को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। अभी तो आपको मालूम है जो जिस तरीके के गोदी मीडिया एक नाम आ गया है, आपके सामने है सारी चीजें, कि जो ऊपर से वाला काम तो भूल गए मीडिया, दाने पटक दिए जाते हैं, दानों के लालच में देश के साथ, देश की भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, धोखा हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया जी। जो ऊपर बैठे हुए जो 1-2% जो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और देश को झोंक रहे हैं आग में, नफरत की आग में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, और बिल्कुल हम लगातार आपसे और विषयों पर बातचीत करते रहेंगे, देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर। और बिल्कुल आज का जो मौजू विषय था कि तुम देश पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन आज भी हम उन विषयों पर अपने आप को झोंक रहे हैं जिनका आज के दौर में कोई रेलेवेंसी नहीं है, यानी कि धर्म उन्मादी विचारों को हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा फसाद हो और मौजूद सवाल सरकार के सामने नहीं आ पाए, और उसको सरकार उसका हल करके जनता के लिए कुछ राहत या कुछ उनके लिए बड़ा काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अकरम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।